हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 30 जनवरी और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। और गाइज आप मेरा सेकंड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड यूपीएससी। वहाँ से आप हिस्ट्री को ईजिली कवर कर सकते हैं। और गाइज आज थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है क्योंकि कुछ इशू थे, इस वजह से वीडियो क्या हो रही है, थोड़ी सी लेट हो रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक मैप का क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले आपको देखना है, आज एक स्टेट है, ये ईस्टर्न स्टेट है बिहार को आज आपको मैप में देखना है, उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स को भी देखना है। और इस फर्स्ट आर्टिकल के बाद हम बिहार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को लेकर, उड़ीसा को लेकर। अभी उड़ीसा में क्या हो गया है, एक हादसा हो गया है। और किस चीज़ का हादसा हो जाए, जो उड़ीसा के मिनिस्टर है उनकी डेथ हो गई है। और डेथ भी उनकी कैसे हुई है, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनकी क्या कर दी, गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो नाभा किशोर दास बुलेट वो इंजर्स देखने को मिले, पहले वो घायल हुए, उसके बाद क्या हुई, कुछ घंटे बाद उनकी मौत हो गई। उड़ीसा के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं नाभा किशोर दास। जो शूट जिनके द्वारा ये किया गया है वो है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन ब्रज इन ब्राजा राजनगर टाउन इन द स्टेट ऑन संडे। तो एक्यूज जो हैं वो गोपाल दास हैं, जो पोस्ट हुए थे, जिनकी पोस्टिंग थी वो गांधी चौक पुलिस आउट पोस्ट ऑफ द टाउन में थी, लेकिन उनको पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मिनिस्टर की लाया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को इस उनको क्या लाया गया था, उनको पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के रूप में लाया गया था, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द मिनिस्टर। फिर उन्होंने क्या कर दी, इनकी डेथ हो गई, उन्होंने इसको क्या कर दिया, इनको शूट डेड कर दिया। अब जो मैप का आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। मैप में आज हमें क्या देखना है, बिहार को आपको देखना है। और बिहार के बारे में चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की बात करें तो ये एक स्टेट है ईस्टर्न इंडिया में। ये एक सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। अगर 2019 के सेंसस की बात करें तो 12th लार्जेस्ट है ये इंडिया के अंदर एरिया के हिसाब से। इसका 94,163 किलोमीटर का क्या है एरिया है। और 14th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी है इंडिया के अंदर 2021 में। बिहार बॉर्डर्स शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ वेस्ट में, नेपाल के साथ नॉर्थ में, और नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ ईस्ट में, और झारखंड के साथ साउथ में। बिहार एक प्लेन है जो स्प्लिट करता है रिवर गंगा को, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ऑन 15 नवंबर 2000 की अगर बात करें तो सौदर्न बिहार को बनाया गया टू द फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट ऑफ झारखंड, मतलब बिहार में से काट के एक स्टेट और बना दिया गया है झारखंड। ओनली 20% जो पॉपुलेशन है बिहार की वो अर्बन एरियाज़ में रहती है अगर 2021 की सेंसस की बात करें। एडिशनली ऑलमोस्ट 58% जो बिहारीज हैं वो बिलो द एज ऑफ 25 है, मतलब यंग एज वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। बिहारी को हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल ऑफ एनी इंडियन स्टेट भी कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी उर्दू है। एल्दो अगर इंग्लिश और लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर मिथिली, मेघेही, भोजपुरी और अदर लैंग्वेज ऑफ बिहार भी बोली जाती है। यहाँ पर अलग अलग 12 इमेजेस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंशियंट और क्लासिकल इंडिया की बात करें, अगर एंशियंट प्राचीन भारत में देखें तो एरिया जो इस टाइम पे बिहार है वो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल पावर माना जाता था। ये हीवन ऑफ लर्निंग था, मतलब क्या था, ये लर्निंग का स्वर्ग था, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए थे। और मगधा से अगर बात करें, इंडियंस फर्स्ट एम्पायर, इंडिया का जो फर्स्ट एम्पायर है जिसका राइज ऑफ मगधा, हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका चैप्टर पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर जो वो सब यहीं पे हुआ है बिहार में, एज वेल एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रिलीजियंस यहाँ देखने को मिला है, बुद्धिज़्म यहाँ से देखने को मिला है। और मगधा एम्पायर्स नोटेबली अंडर द मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी भी यहीं से देखने को मिली है। अगर लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया एक सेंट्रल रूल के अंदर ही आता था। एक रीजन जो है, अनदर रीजन जो बिहार है जैसे मिथिला, ये अर्ली सेंटर रहा है लर्निंग का और सेंटर ऑफ विदेहा किंगडम भी रहा है। अगर लेट 1970 की बात करें तो बिहार बिहाइंड ऑल अदर स्टेट इंडियन स्टेट सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिहार क्या होता है, पीछे आता है। अगर बात करें तो मैनी इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट क्लेम करते हैं इस चीज़ को, ये डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
जैसे राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है, एक एपिथी है जो बिहार के टूवर्ड्स चलाई गई है। लेक ऑफ बिहारी सब नेशनलिज्म्स एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स डेवलपिंग द स्टेट। मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में है वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स चला रही है किस चीज़ को लेकर के बिहार को डेवलप किया जा सके। उसके गवर्नमेंट्स को, उसकी गवर्नेंट को क्या कर रही है, पूरी तरीके से इम्प्रूव कर रही है जिससे वहाँ का इकोनॉमी रिवाइवल हो सकते। और उसके इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा कर रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी कर रही है, एजुकेशन के फील्ड में अच्छा कर रहा है, और क्राइम रिडक्शन वहाँ पर हो रहा है, करप्शन वहाँ पर करने की कोशिश कर रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। अब बिहार को बिहार नाम मिला कैसे? तो बिहार का जो नाम है वो संस्कृत एंड पाली वर्ड विहारा से आया है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड। और रीज़न जो है वो रफली एनकम्पिस करता है प्रेजेंट स्टेट के पास जैसे बुद्धिस्ट विहारास जो यहाँ पर मिले हैं बहुत सारे, उससे इसका नाम आया है विहारास। अबोर्ड्स ऑफ एन बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। मेडिवल राइटर मिनहाजुल सिराज जुजनानी ने रिकॉर्ड किया था अपनी तबकात नासरी में 1198 में बख्तियार खिलजी ने एक यहाँ मैसेकर करा था टाउन के, जिसको आइडेंटिफाई किया गया था उनके वर्ल्ड के द्वारा। फिर उसको बोला गया बाहर में बिहार शरीफ, जिसे जो 70 किलोमीटर दूर है कहाँ से, बोध गया, जहाँ पे क्या हुआ था, बौद्ध जी थे, गौतम बुद्ध थे। और प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इसकी कैसी कंडीशन थी, जो फार्मर इन चंपारण है उन्होंने रिपोर्ट किया था किस चीज़ को लेकर, इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर 1940 में एट पिपरा एंड 1960 में तुर्कौला। इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे जब क्या देखने को मिला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला था चंपारण में। फिर अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण को विजिट किया जो कि बिहार में, जहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो हैं उन्होंने अटेंशन अपनी तरफ खींची किसकी, महात्मा गांधी की, कि वो दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है पीजेंट्स का, किसानों का, यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह ने रिसीव करी बहुत सारी सपोर्ट यहाँ से बिहारी नेशनलिस्ट से, जैसे राजेंद्र प्रसाद कृष्णा सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अब हमने बिहार के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली सेकंड पेज पर ही दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, एक डाटा पढ़ना है। और डाटा भी किस चीज़ को लेकर पढ़ना है, हमें डाटा पढ़ना है हायर स्टडीज़ को लेकर। अब ये डाटा दिखाता क्या है, तो स्टूडेंट का एनरोलमेंट जो है, मतलब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन या फिर एडमिशन बोल सकते हैं, हायर स्टडीज़ में ज़्यादा हुआ है, 7.5% से ज़्यादा हुआ है। 2020-21 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आई है AISHE के द्वारा। और AISHE क्या है, तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये 2020 से 2021 की रिपोर्ट है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने संडे के अंदर रिलीज़ की इस डाटा को, और फ्रॉम द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 एंड 21, जो दिखाती है कि 7.5% इंक्रीज़ देखने को मिला है जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, एडमिशन्स है उनका। अगर कंट्री की बात करें पूरी की 2019 से 2020 के ये फिगर्स है, ये टोटल एनरोलमेंट जो देखने को मिला है वो 4.13 करोड़ का हुआ है। सर्वे ने रिवील किया कि 2020 और 21 के अंदर जब कोविड-19 पैंडेमिक था जो शुरू हुआ था, उसके अंदर 7% राइज देखने को मिला था एनरोलमेंट का डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में। मतलब डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसको भी बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कोचिंग से डिस्टेंस ले लेना। और डाटा ने दिखाया कि 2 लाख मोर शेड्यूल कास्ट, और ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा ने क्या दिखाया कि 2 लाख शेड्यूल कास्ट जो स्टूडेंट्स हैं, और अबाउट 3 लाख जो शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स हैं, एंड 6 लाख मोर अदर बैकवर्ड क्लासेस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एनरोल्ड किया है हायर एजुकेशंस में। अगर बात करें जो नीचे वाली कास्ट है, बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट है उनके ऊपर ही सारा विवाद होता है, उन्होंने, और शेड्यूल टाइप्स ने और अदर बैकवर्ड्स कास्ट ने, मतलब 3 लाख उनका भी जो एनरोलमेंट है उनका भी इंक्रीज़ देखने को मिला अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें। तो ये क्या है, ये डाटा दिखाता है कि किस तरीके से इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है ओबीसी स्टूडेंट्स को लेकर। उनका एनरोलमेंट हो रहा है 2014 से 15 के बीच में करीब 32% था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है एब्सोल्यूट नंबर के SC का स्टूडेंट्स का, जो 14.2% 2020 से 21 में था, ये कब हुआ, 14.7% हुआ था प्रीवियस ईयर में, मतलब उसका थोड़ा कम देखने को मिला है। एंड प्रोपोर्शन OBC स्टूडेंट्स का वो 35.8% से
क्या हुआ है 37% से वो 35.8% हो गया। मतलब तीनों का ही क्या है, डाटा गिरा है, अच्छा डाटा नहीं रहा है। और मुस्लिम स्टूडेंट्स ने क्या करा है, ड्रॉप करा है। पहले वो 5.5% उनका एनरोलमेंट था, अब वो 4.6% एनरोलमेंट है उनका 2019 से 20 की बात करें। और अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ने 2.3% उनका पहले क्या था, एनरोलमेंट था, डाटा था। फिर वो क्या होगा, और 2% ही सिर्फ उनका क्या होगा, डाटा रह गया। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है, और 6 पेज पर दिया गया है। और ये एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में एक हमें स्कीम पढ़नी है, वो है एमजी नरेगा के बारे में, और इसे हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस साल इसकी बात अभी हुई है, और इस साल इसके बारे में रिफॉर्म्स की बात चल रही है। तो एडिटोरियल में बताया है कि किस तरीके से नरेगा में रिफॉर्म्स होने चाहिए, एमजी नरेगा में रिफॉर्म होनी चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए अपने वर्कर को। सबसे पहले उसे अपने वर्कर को देखना चाहिए, और उनके ड्यूज़ को देखना चाहिए। जो उनकी वेजेस हैं, वो उनकी वेजेस काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, उस चीज़ को लेकर उनके ड्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा जो है, वो उसके अंदर अब इज़ नो स्टैंडर्ड्स टू रिफॉर्म, मतलब अब उसके अंदर रिफॉर्म होने ही चाहिए। इनफैक्ट ये दिखाता है कि कितने रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, आउट पासिस द कैपेसिटी टू अडेप्ट, मतलब कितने एबल थे कि हो सकते थे रिफॉर्म, फिर भी नहीं हुए। एवरी टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो पीछे हो जाता है, उसके अंदर रिफॉर्म फिर नहीं देखने को मिलते। इट इज़ हिट बाय अनदर, ये पूरा स्टेट जो है, जो जिनके अंदर फाइनेंस अच्छा नहीं है, ऐसे स्टेट्स के पास, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के वो किस तरीके से अडोप्ट करें, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। जब इसे कंपेयर किया जाता है बेटर ऑफ बिकॉज ऑफ एन वीकर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, वीकर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जिसकी वजह से इसके अंदर रिफॉर्म नहीं हो रहे। मोस्ट रिसेंटली जो कंसर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिग्रेसिव पेंडिंग पैटर्न पे देखने को मिल रहा है। जब पूरर स्टेट जो है, पूरर स्टेट जो स्पेंड कर रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं नरेगा फंड्स पर, वो अच्छा है कि बेटर ऑफ वंस, मतलब जो अच्छा खर्चा कर रहे हैं वो उनके लिए क्या है, अच्छा है कि उस पर अच्छा खर्चा कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। अब ये वॉयलेंस का क्यों एक तरीके से एंटाइटलमेंट देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट इज एड्रेस, जो इनका डिले हो रहा है वेज पेमेंट्स को लेकर, वो वर्कर की जो फेथ है उसको एक तरीके से पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर पाएगा। इन प्रोग्राम इन 2016 में देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था और इंश्योर किया था कि वेजेस को पेड किया जाए टाइम पे जो वर्कर हैं उनके वेजेस को दिया जाए। और इस चीज़ को कॉलिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग वर्कर वेट फॉर वेजेस फॉर मंथ इज इक्वल्स टू एन फोर्स लेबर। उसने कहा था, उसका स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, अगर आप किसी वर्कर को 1 महीने से ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं दोगे तो वो एज ए टर्म काम करेगा फोर्स लेबर। और फोर्स लेबर क्या है हमारे इंडिया में, प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23। हावेवर ये एक सिंगल डिसीजिव स्टेप था जो मिनिस्ट्री के द्वारा लिया नहीं गया, मिनिस्ट्री के द्वारा इस सिंगल स्टेप को भी लिया नहीं गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब जो एक एग्जांपल ऑथर ले रहे हैं किसका, बिहार का एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन है नरेगा बिहार के अंदर वो कैसे काम करती है, तो दिखाया है वर्कर जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में काम करते हैं, हाँ उन्होंने दिखाया है कि वो फाउंड दैट एवन वी हैव बीन एबल टू गेट रिसिप्ट्स फॉर आर वर्क डिमांड एप्लीकेशन। मतलब जहाँ से एप्लीकेशन आ रही है किस चीज़ को लेकर, वर्क के डिमांड को लेकर, हम वो उस चीज़ को रिसिप्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से बिहार गवर्नमेंट जो है। और वर्क साइट्स आर नॉट ओपन ऑन टाइम, मतलब जो वर्क साइट है जहाँ पर वर्कर काम करें वो साइट ही ओपन नहीं होती टाइम से। एंड वर्क प्रोवाइड डज नॉट मैच डिमांड, मतलब जो वर्कर डिमांड कर रहे हैं, जो एप्लीकेंट डिमांड कर रहा है उसको ऐसा काम नहीं मिल पा रहा जैसा मिलना चाहिए, जैसा उसने डिमांड किया है। और काम मैंगो अभियान जो लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2013 में, इसकी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। डिमांड ऑफ वर्क अंडर नरेगा, मतलब कोई इसमें काम नहीं करना चाहता। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक लॉन्च किया था कैंपेन, जिसका मकसद था कि लोगों को लिटरेरी करें, जिसका मतलब था आस्क फॉर वर्क, मतलब काम के लिए पूछें, विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन 6 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट्स। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के 6 स्टेट्स में चलाया गया था। अब टॉप डाउन रिफॉर्म्स एक प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर से नीचे रिफॉर्म करना एक प्रॉब्लम है, नीचे से ऊपर करना सही है। तो फिफ्थ जो है इट इज़ अ टाइम द गवर्नमेंट ऑफ मेकर्स, जो गवर्नमेंट है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो किस तरीके से रिफॉर्म करे इसके अंदर, और एक्सेस दे एक्सपेंडिचर ऑफ एन नरेगा, मतलब खर्चे करे
नरेगा के अंदर खर्चे करे, जिससे जो वर्कर हैं उनको अच्छे से क्या हो सके, अपनी वेजेस मिल सके। पार्टिकुलरली गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो जिनकी स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, वो फाइनेंस लेस है, जो पूरर स्टेट हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। एक स्लो रिफॉर्म ही करे, लेकिन मेजोरिटी के फोकस होना चाहिए, उसको सेंट्रलाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हो जाए, जियो टैगिंग एक्सिट उसका मिले, एसेट का जियो टैगिंग मिले, मतलब उसकी क्या हो, लोकेशन भी जाती रहे, एंड नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ वो क्या करे, पूरी तरीके से काम करे, NMMS के साथ। अब हमने सॉल्यूशन भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है, ये आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में बताया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं रूरल एरिया के अंदर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं रूरल एरिया के अंदर, उनके अंदर कमी देखने को मिली है, उनके अंदर 80% से कमी देखने को मिली है 2022 के अंदर। मतलब उनकी वैकेंसी क्या है, बहुत कम है। वैकेंसी तो छोड़ो, उनके क्या है, वो काम नहीं करना चाहते उस लेवल पर, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल देखने को मिला है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर जो होते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, ज़्यादातर तो स्पेशलिस्ट नहीं होते, उनके अंदर भी कमी देखने को मिली है। ये सब कहाँ देखने को मिला है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिला है। एक शॉर्टफॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर CHCS रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ करती है कि वो पास डिकेट इंडिया के अंदर जैसे हुआ था 10 साल पहले, जो सर्जन हैं, ऑब्स्टिशियन हैं, जिना जिनेकोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं और पेडियाट्रिशियंस हैं, वो एक उन्हें क्या करता है, कंसीडर करता है एक स्पेशलिस्ट फॉर देयर एनालिसिस। 2012 में शॉर्टफॉल देखने को मिले था, स्पेशलिस्ट वॉज ऑलरेडी जो था 69.7% देखने को मिला था, लेकिन ये 2022 में कितना बढ़ गया, 79.5% बढ़ गया। मतलब 2012 में ये 69.5% था, 7% था, अब ये क्या है, 80% के लगभग ये पहुंच चुका है डाटा। अगर नॉर्म्स की बात करें, नियमों की बात करें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की, तो CHC को ज़रूरत है कि वो मैंड की जाए फॉर मेडिकल स्पेशलिस्ट के द्वारा, जैसे सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, ऑब्स्टिट्रिशियंस होते हैं एंड पेडिट्रिशियन होते हैं। अगर मार्च 31 2022 की बात करें तो अकॉर्डिंग 2021 और 22 रूरल हेल्थ स्टेटिक्स जो रिलीज़ होती है, उसके अंदर बताया गया है कि लमसम अप्रोक्सीमेटली जो 22,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी ज़रूरत है, किसके अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, इंडिया के पूरे रूरल एरिया के अंदर 22,000 अप्रोक्सीमेटली स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, जिसके अंदर सिर्फ ओनली 4485 सिर्फ अवेलेबल है, मतलब 4485 सिर्फ अवेलेबल है, और कितने की ज़रूरत है, 21,000 22,000 की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि शॉर्टफॉल देखने को मिला है। 17,000 अभी कम है स्पेशलिस्ट अगर डॉक्टर देखा जाए। ये ट्रांसलेट करता है शॉर्टफॉल ऑफ 79%। ये क्या दिखाता है कि पूरी तरीके से कमी देखने को मिल रही है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं रूरल एरियाज़ में। अगर बात करें जैसे CHS एक अराइव करता है कि शॉर्टफॉल और सरप्लस, मतलब अगर शॉर्टफॉल हुआ है या सरप्लस हुआ है, तो केरला के पास सरप्लस है 171% का हाईएस्ट रेट केरला के अंदर है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो वहाँ की ज़रूरत से 71% ज़्यादा है, वाइल द जो रिक्वायरमेंट वहाँ पर सिर्फ 78 CGS, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 78 CCS की ज़रूरत है, जबकि स्टेट के पास 211 उस टाइम पे देखने को मिलेंगे। जो 211 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहाँ पर कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 78 की, मतलब वो ज़रूरत से भी ज़्यादा है, वहाँ पर सरप्लस है। तो ये हिमाचल प्रदेश में देखें तो 63% सरप्लस है, तमिलनाडु में 28% सरप्लस है, और 28 स्टेट जो हैं, 27 स्टेट जो हैं, वो एनालिस अगर देखें एनालिटिक्स के द्वारा, तो ओनली 10 उसमें से क्या है, या तो सरप्लस में है, और या फिर उन्हें क्या है, ज़रूरत है किस चीज़ की, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। रेस्ट के पास शॉर्टफॉल ही है। अगर स्टेट्स की बात करें तो बिहार के पास 71% शॉर्टफॉल है, आंध्र प्रदेश के पास 64% शॉर्टफॉल है, महाराष्ट्र के पास 56%, कर्नाटक के पास 45%, और उत्तर प्रदेश के पास क्या है, 44% शॉर्टफॉल है स्पेशलिस्ट डॉक्टर का। अब हमने ये डाटा भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्विज में दिया गया है, और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल किस चीज़ को लेकर है, ये आर्टिकल है लिप्रोसी डिसीज़ को लेकर। तो लिप्रोसी डिसीज़ को जो डे ऑब्जर्व किया गया है
वो संडे में ऑब्जर्व किया गया है, कल के दिन इसको ऑब्जर्व किया गया है। बेसिकली लेप्रोसी क्या होती है, एक डिसीज़ होती है जिसमें क्या हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर लाल लाल पैचेस से आ जाते हैं, रेड रेड पैचेस से आ जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। ये आप इमेज में भी दे सकते हैं। और इसकी क्या थी, बहुत डिस्टर्ब इमेज थी, और ये सबसे कम डिस्टर्ब इमेज मैं लेकर आया हूँ। अब लेप्रोसी क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेप्रोसी डिसीज़ को देखें तो हम इसे हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं, एचडीवी से बोलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के द्वारा, लेप्रियम के द्वारा ये बैक्टीरिया होता है। इन्फेक्शन डैमेज कर सकता है नर्व्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, स्किन को, आइस को, आँखों को भी ये क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। नर्व डैमेज अगर इसने करी तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप लैक ऑफ एबिलिटी और आपको पेन फील होगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी के पार्ट्स लॉज हो जाएंगे और पर्सन एस्ट्रेमिस्ट रिपीटेड इंजरीज में आ जाएगा और इन्फेक्शन फैल जाएगा। अननोटिस्ड वॉर्म्स, मतलब जिन वॉर्म्स का, जिन घाव का पता भी नहीं होगा, उनसे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल जाएगा। इन इन्फेक्टेड पर्सन में ऑल्सो एक्सपीरियंस मसल वीकनेस उसको हो सकती है, पुअर आईसाइट उसकी हो सकती है, जिससे वो लेप्रोसी है। लेप्रोसी सिम्टम्स जो हैं वो 1 साल के अंदर दिखते हैं। अगर सम पर्सन के अंदर सिम्टम्स अगर 20 सालों और ज़्यादा से दिखें तो लेप्रोसी स्प्रेड होता है बिटवीन पीपल्स, दो एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट इसके लिए क्या नेसेसरी है, मतलब कॉन्टैक्ट आना ज़रूरी है पीपल्स टू पीपल्स, जब भी क्या होगा लेप्रोसी ट्रांसमिट हो सकता है। लेप्रोसी के पास लोअर पैथोजेनिटी है एंड 95% पीपल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एम लेप्रोसी डू नॉट डेवलप द डिसीज़, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के पास भी क्या होते हैं, डिसीज़ को डेवलप नहीं कर पाते। स्प्रेड ये होता है ओकर थ्रू इन कफ, कफ अगर किसी को खांसी है और उसका ड्रॉप गिर गया किसी पर्सन के ऊपर तो उससे क्या हो सकता है, लेप्रोसी हो सकता है। ये कॉन्टैक्ट में आ जाए फ्रॉम द नोज ऑफ ए पर्सन इन्फेक्टेड बाय लेप्रोसी, उसकी क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट में आ जाए, उससे भी लेप्रोसी हो सकता है। जेनेटिकली फैक्टर जो हैं एंड इम्यूनी सिस्टम इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और किस तरीके से दिखाता है कि एक पर्सन को ये कैच हो सकती है डिसीज़। लेप्रोसी स्प्रेड नहीं होता, इसकी अच्छी बात है, प्रेगनेंसी के द्वारा ये स्प्रेड नहीं होता, अनबोर्न चाइल्ड में ये स्प्रेड नहीं होता और थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये स्प्रेड नहीं होता। लेप्रोसी ओकर्स मोर कॉमनली अमंग पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में लोग रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लेप्रोसी देखने को मिल जाता है। 2 मेन टाइप्स ऑफ डिसीज़ हैं, पोकी बैक्यूलरी एंड मल्टी बैक्यूलरी, जिनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंस का नंबर्स को डिफरेंस है सिर्फ। ए पर्सन जो पैक्यूबुलरी है उस डिसीज़ के अंदर 5 और फीवर, पोअरली पिगमेंटेड नम्ब स्किन पैचेस उसके पास हैं, और पर्सन जिसे मल्टी बैक्टीरियरी है उस डिसीज़ के अंदर उसमें 5 स्किन पैचेस देखने को मिलेंगे। और डायग्नोसिस क्या है उसकी कंफर्म हो सकती है जब उसमें एसिड फॉस्ट बैक्टीरिया को पूरी तरीके से स्किन में डाला जाए। इसके साइन और सिस्टम्स क्या हैं, तो कॉमन सिस्टम जो हैं इसके प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेप्रोसी, जिसके अंदर रनी नोज़ आप देख सकते हैं, और ड्राई साल्प आई प्रॉब्लम हो सकती है लेप्रोसी के अंदर, स्किन लीजन्स हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, रेडिश स्किन हो सकती है, स्मूथ स्किन ही हो सकती है, डिफ्यूजन थिंकिंग्स ऑफ फेशियल स्किन इसके अंदर हो सकती है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी क्लोज कॉन्टैक्ट से हो सकता है जब 2 इन्फेक्टेड लोग मिले। ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से हो सकता है। ओल्डर रिसर्च सजेस्टेड करते हैं कि स्किन एक मेन रूट है इसका ट्रांसमिशन का, बट रिसेंट रिसर्च इस चीज़ को रेस्पिरेटरी रूट से ज़्यादा इसके अंदर क्या करते हैं, फेवर करते हैं। अब हमने लेप्रोसी के बारे में भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।